हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिजिक्स क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर गॉस थ्योरम है, तो उस गॉस थ्योरम में एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, बगैर इसके गॉस थ्योरम की प्रूविंग जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगी समझना, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि गॉस थ्योरम जो ये चैप्टर है, इसमें जो भी एप्लीकेशंस रिलेटेड टू गॉस थ्योरम है, वहाँ पे हर जगह पर सॉलिड एंगल और एरिया वेक्टर आता है। ठीक, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें एरिया वेक्टर सबसे पहले समझते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर देखिए, एरिया वेक्टर से पता चलता है कि मतलब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, तो जैसे मान लिया कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है ABCD, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसका एरिया हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ ये इसका एरिया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर इसका डायरेक्शन की बात की जाए कि डायरेक्शन इसका क्या है, तो डायरेक्शन देखिए इसका फेस किधर है, ये है। ठीक है, तो फेस जो है ये इस तरीके से है, इसकी डायरेक्शन ये जो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उस नॉर्मल के अलॉन्ग इसके फेस की डायरेक्शन है। ठीक, जैसे कि ये बोर्ड है, तो बोर्ड एक ये रेक्टेंगल शेप में है, तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये इसका एरिया हो गया। और डायरेक्शन इसका फेस जो है वो क्या है, इस तरीके से, ये इसका फेस है। ठीक है, इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके अलॉन्ग इसका फेस है। ठीक है, तो मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गए। तो ये जो सरफेस है, ये जो एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो इस प्लेन सरफेस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसीलिए इसके एरिया को एरिया वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, और उस एरिया वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बाई एंड एरो होता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एरो के थ्रू करते हैं। तो उस एरो की जो लेंथ होती है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और एरो का जो हेड होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी तरह एरिया वेक्टर को भी एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि जो वो सरफेस होता है उसके जो फेस की डायरेक्शन होती है वो उस पे जो नॉर्मल ड्रॉन होता है, मतलब वो जो परपेंडिकुलर जो एरो ड्रॉ करते हैं उसी के अलॉन्ग होता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि ये मैंने बना दिया सरफेस, प्लेन सरफेस, तो इसका एरिया, ठीक है, ये हो जाएगा इतना लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल शेप का है, और इसका जो फेस ऊपर की तरफ है परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस पर जो ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक, परपेंडिकुलर इस पे जो ड्रॉ करेंगे, इसी परपेंडिकुलर या इसी नॉर्मल के अलॉन्ग इसके फेस की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसको हम एरिया वेक्टर बोल देते हैं, इसको ए और उसके ऊपर एरो बना देते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एरो है इसको हम एरिया वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो इस एरो की जो लेंथ है वो लेंथ क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो प्लेन सरफेस जो रेक्टेंगुलर शेप का लिया है मैंने, इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो जो प्लेन सरफेस है वो किसी भी शेप का हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, तो जो भी होगा, बट वो प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस होना जरूरी है। ठीक, तो प्लेन सरफेस होगा तभी उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइन हो सकती है। ठीक, तो ये जो इसका लेंथ है क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड इस प्लेन सरफेस का, इसका जो हेड है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, मतलब इसका फेस ऊपर की तरफ है, जिस तरीके से ये बोर्ड का फेस ये है। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल देखिए, तो सॉलिड एंगल समझने के लिए सबसे पहले जो है प्लेन एंगल के बारे में देख लेते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है। तो प्लेन एंगल जो है इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला जो आप लोग पढ़ते चले आए हैं वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट रेडियन होती है, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट रेडियन होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरडी करके डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन एंगल का फार्मूला हो गया, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसकी
रेडियन। डिग्री भी इसकी यूनिट होती है बट एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या लेते हैं, रेडियन। ठीक है, तो ये रहा प्लेन एंगल का फार्मूला। तो प्लेन एंगल को जो ये फार्मूला आया है ये सर्किल के रेफरेंस में आया है। ठीक है, तो जैसे कोई सर्किल है उसका ये सेंटर है ओ, ठीक, तो इस सर्किल पर कोई हम आर्क ले लेते हैं ए बी। ठीक है, और इसको ए पॉइंट को ओ से मिलाया, बी पॉइंट को ओ से मिलाया, तो ये जो ए ओ और ओ बी है ये क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, सर्किल की क्या है, रेडियस है। और ये एंगल हो गया थीटा जो ए ओ और ओ बी के बीच है। ठीक है, और ये इतना आर्क हो गया ए बी। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या है, आर्क, ये जो ए बी आर्क है और ये रेडियस। ठीक, तो ये इसका फार्मूला सर्किल के रेफरेंस में देते हैं। तो इसको प्लेन एंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक प्लेन में लाई करता है। ठीक है, क्योंकि ये सर्किल एक प्लेन में लाई कर रहा है, ए ओ बी इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो ये बोर्ड का प्लेन है इसी बोर्ड पे ये सर्किल बना हुआ है और ओ ए ओ बी ये जो दोनों रेडियस हैं इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये एंगल भी इसी प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक, तो इसलिए इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक, तो ये जो एंगल है किन्हीं भी दो लाइंस के बीच भी हम बोल सकते हैं कि दो लाइंस हैं। ठीक है, ये ए बी और ए सी दो लाइंस हैं, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल ये थीटा एंगल पे दोनों लाइंस इंक्लाइंड है। ठीक है, ये हम बात करते हैं कि कोई लाइन है ए बी, तो ये ए बी लाइन है और ये पॉइंट ओ पर ये जो एंगल सबटेंड कर रही है उसको भी हम थीटा बोल सकते हैं। तो ये ठीक है प्लेन एंगल हो गया। लेकिन इनको जो है ये एंगल्स जो भी हैं या दो लाइंस के बीच का एंगल या एक लाइन किसी पॉइंट पे एंगल बना रहा है, इसको हम सर्किल के रेफरेंस में ही इसको डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ए पॉइंट को सेंटर मान करके एक सर्किल ड्रा कर दिया गया किसी भी रेडियस का। ठीक है, तो मान लिया ये जो है पॉइंट ले लिया हमने P और ये पॉइंट हो गया Q। ठीक है, ये पॉइंट B है और ये C है। तो AP और AQ क्या होंगे, बराबर होंगे क्योंकि ये सर्किल के रेडियस हो गए। ठीक, तो A को सेंटर मान करके AP या AQ रेडियस का ये सर्किल ड्रॉ कर लिया गया। ठीक, इसको बड़ा भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, बड़े रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लिया तो इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइन। ठीक, आगे एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। तो ये पॉइंट मान लेते हैं P डैश और ये पॉइंट मान लेते हैं Q डैश। तो अब ये AP डैश रेडियस और AQ डैश रेडियस का सर्किल हो गया। ठीक है, तो आप चाहे इस रेडियस का सर्किल ड्रॉ करो चाहे इस रेडियस का सर्किल ड्रॉ करो, ये जो एंगल होगा दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, ये जो आर्क है PQ आर्क है वो भी एंगल वही बना रहा थीटा, और जो P डैश Q डैश आर्क है उसके थ्रू भी एंगल जो A पॉइंट पे सबटेंडेड है वो सेम है। मतलब दोनों सर्किल्स के लिए ये एंगल सेम है। तो किसी भी सर्किल के रेस्पेक्ट में एंगल का फार्मूला लिख देंगे आर्क अपान रेडियस। ठीक, तो वो थीटा निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल इस सर्किल के रेस्पेक्ट में समझा दिया गया है। ठीक है, तो मतलब प्लेन एंगल जो है सर्किल के रेफरेंस में समझाया जाता है। अब बात आती है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को स्फीयर के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यानी स्फीयर को रेफरेंस माना जाता है। तो देखते हैं सॉलिड एंगल कैसे बनता है। तो सॉलिड एंगल को समझाने के लिए सबसे पहले एक स्फीयर बना लेते हैं। तो ये जो है सॉलिड एंगल जो है वो ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है और इसकी यूनिट जो होती है SI सिस्टम में रेडियन होती है। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में SR। ठीक, तो ये फार्मूला रहा सॉलिड एंगल का। ठीक है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल को समझने के लिए स्फीयर को हम जो है ड्रॉ कर देते हैं कि ये स्फीयर रहा और ये स्फीयर का सेंटर है। ठीक, ये सर्किल नहीं ये स्फीयर है। ठीक है, जैसे कि कोई बॉल होती है या कोई फुटबॉल है वो स्फेरिकल शेप में होती है, तो उसी प्रकार का ये स्फीयर है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो अब इस स्फीयर पर एक स्मॉल सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल सरफेस लिया गया है और इसको DA से
रिप्रेजेंट कर देते हैं। डी ए का मतलब बहुत ही स्मॉल एरिया, इस सरफेस का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक, एरिया, तो ये बहुत ही स्मॉल एरिया है, ठीक। और इसकी जो बाउंड्री है इसको ओ पॉइंट से मिला देंगे, तो इसकी बाउंड्री को, जो इस सरफेस की बाउंड्री को जो है, ठीक है, ओ से मिला देंगे। तो जब मिला देंगे तो ओ पॉइंट पर ये एंगल सबटेंड होगा, ये, ठीक। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ठीक है। तो ये जो डी ओमेगा होगा वो कितना हो जाएगा? डी ए अपॉन आर स्क्वायर। आर इसकी रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस हो गई आर, और डी ए ये जो सरफेस हमने कंसीडर किया है उसका ये मैग्नीट्यूड डी है। तो इस सरफेस के थ्रू इस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंडेड है वो क्या है? डी ओमेगा। तो डी ओमेगा जो हो जाएगा डी ए अपन आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये जो है किस शेप में बना? कोनिकल शेप में है ये, ठीक, एक कोन शेप में बना हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा सॉलिड एंगल कहलाता है, क्योंकि ये एक 3D ज्योमेट्री फॉर्म होगी, ठीक। ये एक 3D ज्योमेट्री फॉर्म होगी जो एक प्लेन में लाई नहीं करेगी, ठीक। जैसे आइसक्रीम, आइस कोन होता है, आइसक्रीम का जो कोन होता है, ठीक है, वो भी कैसा होता है? कोनिकल शेप में होता है। तो उसमें जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, जो नीचे का, ठीक, उसे अपेक्स पॉइंट बोलते हैं। तो वहाँ पे जो एंगल सबटेंड होता है वो सॉलिड एंगल कहलाएगा, ठीक है। और ये उसका जो ऊपर का सरफेस हो जाएगा, ठीक है, ये। तो यहाँ पे जैसे आइसक्रीम वगैरह होती है, ठीक है, पूरा फिल करते हैं, तो ये उसका सरफेस हो गया, और इस सरफेस के थ्रू उसके अपेक्स पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल। तो वो एक 3D ज्योमेट्री होती है, ठीक है, तो वो एक प्लेन में लाई नहीं करती है, इसीलिए उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक। और उसको स्फीयर के रेफरेंस में समझाते हैं, ठीक। तो अब जैसे मान लिया कोई भी हम सरफेस ले लेते हैं, तो कोई भी सरफेस ले लेंगे और वो किसी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक सरफेस कंसीडर कर लिया गया, एक सरफेस जो है ये इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है, ये सरफेस ले लिया, ठीक है, ये कुछ रोम्बस शेप में। तो ये इसके पॉइंट हो गए पी क्यू आर एस, ठीक। और ये इस ओ पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि इसकी बाउंड्री को जो है ओ पॉइंट से मिला देते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, उसको मिला देंगे ओ पॉइंट से, ठीक है, ऐसे ऐसे ये मिला देंगे। तो इस पॉइंट पे ये देखिए ये एंगल इतना जो है ये डी ओमेगा सबटेंड हो गया, ठीक। तो ये सॉलिड एंगल कहलाएगा इस सरफेस के थ्रू। लेकिन अब इसमें एरिया तो चलो ठीक है, इसका एरिया कुछ भी होगा वो निकल आएगा, लेकिन इसमें रेडियस क्या लेंगे, ठीक, क्योंकि ये कोई स्फीयर तो यहाँ फॉर्म हुआ नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फार्मूला ये लगाना है एरिया अपन रेडियस स्क्वायर। तो एरिया तो चलो इसका होगा कुछ ना कुछ ए, बट रेडियस क्या है, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। वो स्फीयर जो है ओ पॉइंट को सेंटर मान करके ड्रॉ करेंगे, और मान लिया ये स्फीयर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, इसको सेंटर मान करके, ओ पॉइंट को सेंटर मान करके एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। आप क्या करेंगे कि ये जो लाइंस हैं, जैसे ये लाइन है इसको आगे बढ़ा देंगे, ये लाइन है इसको बढ़ा देंगे, ये लाइन है इसको बढ़ा देंगे। तो जो ये बाउंड्री इसकी थी, तो उस बाउंड्री को मैंने ओ पॉइंट से मिलाया था, तो वो जितनी भी लाइंस हैं जो बाउंड्री से अटैच थी, उन सभी लाइंस को जब आगे बढ़ाएंगे तो वो स्फेरिकल सरफेस पर कुछ एरिया कट करेंगे, ठीक है। तो वो जो लाइंस हैं जो इन बाउंड्री से ज्वाइंट थी, उन लाइंस को जब आगे बढ़ाएंगे तो वो स्फेरिकल सरफेस पे कुछ ना कुछ एरिया कट करेंगे। उस एरिया को प्रोजेक्टेड एरिया भी बोलते हैं, इस सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया बोल देते हैं, ठीक। तो वो एरिया, और ये मान लिया पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो कोई भी पॉइंट देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, इतना रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा,
ठीक, तो ये सभी क्या होंगे, रेडियस होंगे। और वो जो एरिया कट होगा स्फेरिकल सरफेस पे वो क्या कहलाएगा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक, तो अब उस एरिया जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा उस एरिया के थ्रू भी इस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड है वो बिल्कुल सेम है जैसे इसके थ्रू है। ठीक, तो एंगल में कोई चेंजेस नहीं है। तो अब हमने स्फीयर भी ड्रॉ कर लिया, अब इसी स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये एंगल निकल आएगा जो इसके थ्रू बना है। तो वो एंगल क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, और एरिया, एरिया मतलब ये जो प्रोजेक्टेड एरिया स्फेरिकल सरफेस पे जो बनेगा, ठीक है, इस सरफेस का, और रेडियस, ये जो इस रेडियस का मान लेते हैं ये कैपिटल आर रेडियस का, ये स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ हुआ है, तो इस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंगल निकल आएगा। ठीक, तो कोई भी सरफेस हो, किसी भी शेप का सरफेस हो, उसके थ्रू किसी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल कहलाएगा। और उस सॉलिड एंगल को फाइंड आउट करने के लिए जिस पॉइंट पे सॉलिड एंगल बना था उस पॉइंट को सेंटर मान करके एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे किसी भी रेडियस का, और उस स्फीयर पर उस सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और फिर सॉलिड एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सॉलिड एंगल निकाला जाता है। ठीक, अब बात आती है कि अगर होल सरफेस के थ्रू देखा जाए कि स्फीयर जैसा है, स्फीयर में ही देख लेते हैं कि स्फीयर का जो सरफेस होता है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है। तो स्फीयर का सरफेस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो फार्मूला क्या था, ओमेगा अपन ओमेगा इक्वल टू एरिया अपन रेडियस का स्क्वायर, ये फार्मूला था। तो अगर होल सरफेस कंसीडर करेंगे इस स्फीयर का तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो इसका पूरा जो सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये रेडियस का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्टे रेडियन। तो होल सरफेस के थ्रू सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 4 पाई स्टे रेडियन होगा। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी शेप का कोई भी सरफेस हो और उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर पूरे सरफेस के थ्रू देखा जाए उस पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा, तो वो 4 पाई ही होगा। ठीक है, तो किसी भी शेप का सरफेस हो, इनसाइड कहीं भी पॉइंट हो, तो पूरे होल सरफेस के थ्रू जो एंगल बनेगा वो 4 पाई रहेगा। तो जैसे मान लें किसी भी शेप का ये क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, किसी भी शेप का एक ये क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर पॉइंट कहीं भी हो, यहाँ कहीं पॉइंट है। ठीक, तो इस पॉइंट पर इस पूरे होल सरफेस के थ्रू जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा, 4 पाई होगा। ठीक, ये चीज़, ठीक है, 4 पाई स्टे रेडियन। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम में ये सभी यूज़ होते हैं कि होल सरफेस के थ्रू कितना एंगल सबटेंड होगा, 4 पाई होगा। ठीक, और इसको जो है स्फीयर के रेस्पेक्ट में ही इसको भी निकाला जा सकता है कि इसको सेंटर मान करके, ठीक है, कोई स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, तो उस स्फेरिकल सरफेस पे इस सरफेस का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, ठीक, ये पूरा होगा। ठीक है, और ये सेंटर हो जाएगा इस स्फीयर का, तो एरिया अपन रेडियस स्क्वायर से जो आएगा वो कितना होगा, 4 पाई के ही बराबर होगा। ठीक, तो ये जो है सॉलिड एंगल रहा, एरिया वेक्टर, प्लेन एंगल। ठीक, तो ये गॉस थ्योरम में यूज़ होते हैं, तो इनको आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, और फिर जो एप्लीकेशंस होंगे गॉस थ्योरम के उसमें इनका यूज़ होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।